क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 16 फरवरी का करंट अफेयर, दोनों ही हिंदी इंग्लिश भाषाओं में। आपके जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है यूपीएससी और उनके जो है ईपीएफओ, और इन दोनों में ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ईपीएफओ में सिर्फ प्रीलिम्स होता है और डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। ठीक, आज के टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है कि बिहार ने एक जो है समझौता किया है किसके साथ, यूएनईपी के साथ। दूसरा हमारा टॉपिक है कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर, ठीक, मिशन ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर को समझते हैं। 17 प्रमुख जो आपके ओटीटी प्लेयर हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गए, मोबाइल पे देखते होंगे आप लोग, उन्होंने सेल्फ रेगुलेटरी टूल किट अपना ली है, उसके बारे में समझेंगे। चाइना का तियानवेन वन मिशन, इसके बारे में कुछ दिन पहले हम लोगों ने बात करी थी और अब ये हो गया है। आपका फरक्का लॉक एंड हिल्सा, हिल्सा एक तरीके की मछली होती है, ठीक। वाई देयर इज़ होप एंड एप्रीहेंशन, मतलब कि क्यों वहाँ पे जो है आशाएं और शंका दोनों ही है, ठीक। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए जेंटल रिमाइंडर है कि ईपीएफओ और यूपीएससी के नए पेड ग्रुप, कंप्लीट पेड ग्रुप, जिसमें टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप सब कुछ आपको मिलेगा, वो चालू हो चुके हैं। आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो 8564880530, 9696066089 पर कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। देखिए, पहली चीज़ यहाँ पे क्या है, जीएस पेपर 2 से रिलेटेड जो मेंस का जो सिलेबस होता है हमारा यूपीएससी का, उससे संबंधित अगर देखें तो बिहार ने यूएनईपी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब यूएनईपी क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, ठीक। बिहार का जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ठीक, ये बोर्ड क्या इंश्योर करता है कि भैया पोल्यूशन कम हो, ठीक। सरकार का सांविधिक संस्था है, ये स्टैट्यूटरी है। इन्होंने एमओयू किया है यूएनईपी के साथ में, ये संदर्भ बता रहा हूँ यहाँ पे। टू अचीव क्लाइमेट रेजिलियंस एंड लो कार्बन डेवलपमेंट, मतलब विकास जो करना है वो इस तरीके से करना है कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, समझो क्लाइमेट रेजिलियंस का क्या मतलब है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो भी होगा, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो हमें फिर अब ऐसी सीड्स लगानी है उस एरिया में, या फिर ऐसे पेड़ पौधे क्रॉप ऐसी करनी है जो बढ़े हुए टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर जाए और हमारी खाद्य सुरक्षा को ना मतलब नुकसान पहुंचाए। समझ में आ रही बात। तो क्लाइमेट रेजिलियंस मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो भी गया है उसको अडाप्ट करते हुए भी समान तरीके से पहले जैसे होता था वैसे उत्पादकता उतनी बनी रहे या फिर बढ़ा दे, ठीक। और साथ ही साथ जो है हम ये भी इंश्योर करें कि हमारा कार्बन का एमिशन उत्सर्जन ज़्यादा ना हो रहा हो, और 2040 तक ये काम करना है, ठीक। पूरी ये चीज़ समझ में आई, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यही है कि भारत में बिहार सबसे पहला ऐसा देश हो गया, पहला ऐसा प्रदेश हो गया है जो कि ये एग्रीमेंट जिसने इस तरीके का किया है। और इसमें अतुल बगई जो यूएनईपी इंडिया के हेड थे, और एस चंद्रशेखर सेक्रेटरी सचिव थे बीएस एसपीसीबी के, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे हस्ताक्षर किए हैं। और अब जो है पहले तो इसका अनाउंसमेंट हो ही गया था 2020 के सितंबर में। देखिए, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देखिए सबसे ज़्यादा हमारे लिए एज ए एस्पिरेंट क्या जरूरी है कि ये जो कार्बन फुटप्रिंट, रेजिलियंट क्लाइमेट, ठीक है, ये सब चीज़ों के भी अंतर हमें पता होना चाहिए, इनके मतलब क्या है और इनके बीच में अंतर क्या है। देखिए, क्या है कि कार्बन फुटप्रिंट ये होता है कि कोई चीज़, कोई इंडस्ट्री है, ठीक, या फिर कोई इंडिविजुअल है, वो जो सब काम कर रहा है उसके लिए वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा है। तो ये कहेंगे कि भैया मान लीजिए ये 10 बिस्कुट बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है, तो ये 10 बिस्कुट बनाने के लिए टोटल जो है जो भी कार्बन का उत्सर्जन होता है वो कार्बन फुटप्रिंट है उनका, समझ रहे हो। अब कार्बन का उत्सर्जन उत्सर्जन खाली जो है जो चिमनी है उसे धुआं निकलने वाले से रिलेटेड नहीं है। कार्बन का उत्सर्जन ये भी है कि पेड़ काट रहे हो आप तब भी तो कार्बन हवा एटमॉस्फेयर में जा रहा है ना, तो वो सब कुछ मिला के कार्बन फुटप्रिंट निकाला जाता है। ये ठीक उसी तरीके से है, मान लीजिए आपकी जो कार है वो 100 किलोमीटर जाने के लिए कितना पेट्रोल खा रही है, डीजल खा रही है, तो उतना ही कितना आप जो है आपका कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हो आपका 100 किलोमीटर जाने के लिए, या फिर 100 चीज़ कोई गुड्स या सर्विसेज देने के लिए। ये होता है कार्बन फुटप्रिंट, ठीक। अब देखिए, इसमें यहाँ पे क्या है कि आपका डिफरेंट सेक्टर में कितना कार्बन फुटप्रिंट में ये देखेगा, और मदद लेगा किसकी, यूएनईपी की। इसमें जो भी वल्नरेबिलिटी है आपकी
और सहयोग से जलवायु प्रभाव भेदता आंकलन, यानी कि उसका असेसमेंट भी किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आप लोग कमज़ोर हो सकते हैं। और ग्रीन हाउस इन्वेंट्री भी, गैस इन्वेंट्री भी निकालेगा इसमें। मतलब आपकी बिहार की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाई जाएगी इसमें, ताकि इनसे क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज से लड़ सकें। और बिहार का जो स्टेट एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, उसको जो है भारत के 2008 में आए हुए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के साथ में मिला सके, ताकि हम लोग पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 से चालू हुआ था लेकिन लागू 2021 से हो रहा है, ठीक, उसको जो है पा सकें। उसके जो है हमारे जो एम्स हैं, जैसे कि INDC, ठीक, इंटेंशनली नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन, जिसमें कि 33 से 35% तक का हम आपका जो है एमिशन इंटेंसिटी को कम कर देंगे 2005 के लेवल पर, ठीक। 2030 तक जो है हमारी जो ऊर्जा होगी टोटल, उसमें से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा से करीबन 50% तक, सॉरी 40% तक जो है हमारी ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू होगी। याद आ रहा है? ये मैं अलग से बता देना, हो सकता है अलग से क्वेश्चन ये आ जाए। और आपका जो है 2.5 से 3 ट्रिलियन बिलियन टन जो है आपका कार्बन हम वो करेंगे, उसको स्क्वीज करेंगे, ठीक। तो इसको एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट है। जो लोग पेड ग्रुप में वो INDC को आज आप लोग लिखिए, ठीक। देखिए सब अदर इनिशिएटिव जो लिए हैं उन्होंने, जल जीवन हरियाली योजना, इसमें क्या है कि वृक्षारोपण करना है। और कई सारी सिटीज़ यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल करता है, पटना, गया, मुजफ्फरपुर। UNEP क्या है? ये संस्था है जो कि कई सारे जो है जो प्रतिक्रियाएं हैं, प्रणाली है के भीतर पर्यावरण के मुद्दों पर प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए एक उत्तरदायी निकाय है, ठीक। मतलब इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को इसको जो बढ़ावा करता है, प्रमोशन करता है, संवर्धन करता है, संरक्षण करता है। मॉरिस स्ट्रॉन्ग जो थे इसके पहले डायरेक्टर, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था जब आपका 1972 में स्टॉकहोम ह्यूमन इन्वायरमेंट इन स्टॉकहोम वाला जो है कन्वेंशन हुआ था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था तब, ठीक। इसका हेडक्वार्टर बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट है, नैरोबी केनिया में हुआ है। और ये जो है मतलब दुनिया में जो भी क्लाइमेट चेंज हो इन सब के, चाहे आपका जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो या फिर ग्रीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सबके लिए काम करता है, पर स्थलीय परिस्थिति के तहत। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कि आपका कृषि पर राष्ट्रीय E-गवर्नेंस, ठीक। मतलब कि E-गवर्नेंस प्लान है, सब कुछ ऑनलाइन डिजिटल करना है सुशासन को, ठीक है। जो जैसे हम लोग करते हैं ना कि आजकल पासपोर्ट भी हमें चाहिए तो ऑनलाइन अप्लाई कर दो, तो ये क्या है, गवर्नेंस का काम भी, मतलब शासन का काम भी हो रहा है लेकिन ऑनलाइन हो रहा है। अब वैसे ही ये प्लान है आपका, लेकिन एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो उसको बोला गया है क्या, मिशन ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर। ये एक तरीके का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और 2011 में चालू हुई थी। पहले जो है 7 स्टेट में चालू किया गया था। अब इसको 31/3/2021 से एक्सटेंड कर दिया गया है, ये वाली बात है, ठीक। इसमें यही है कि रैपिड डेवलपमेंट हो इंडिया का, ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का यूज़ करते हुए फार्मर्स के लिए मतलब सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास ले आओ, मतलब कौन सी सीड्स अच्छी आ रही है, वेदर फोरकास्टिंग, मतलब सारी चीज़ें होनी चाहिए इसमें। 2014-15 में सारे ही स्टेट्स में, पहले 7 में था, फिर सारे स्टेट में बढ़ा दिया गया है। इसमें मेन चीज़ यही है कि जो मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि इंटरनेट हो गया, हर जगह पहुंचाया जा रहा है, वाईफाई लगाए जा रहे हैं, आपका जो है CSC होते हैं आपके जो सामान्य सामुदायिक केंद्र जो होते हैं, जहाँ पे आके आप लोग, आप जैसे आपकी लैंड रिकॉर्ड को निकाल सकते हो, लोग घाटा संख्या बता के, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। तो इन सबका यूज़ करते हुए जो है बेहतर से बेहतर जो है एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, वेब और मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए, ठीक। फेज़ 2 में इसका क्या है कि हम फंड्स को रिलीज़ करेंगे स्टेट्स के लिए, ताकि वो कौन कौन से कार्य कर सके, हार्डवेयर की स्थापना हेतु कार्यालय बना सके, कंप्यूटर प्रशिक्षण कर सके, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की स्थापना हो, विद्युत सहायता प्रबंध हो, आपका स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बना सको, ठीक। आप जो है मैन पावर हाई कर सको, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अनुबंध कर सकते हो आप, ठीक। हार्डवेयर की स्थापना के लिए चुने गए स्थानों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करना, अनुसार विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार जो है एप्लीकेशन का डेटा डिजिटलाइजेशन विशेष रूप से तय करना।
ये वाली बात है। तो मतलब डेटा का डिजिटलाइजेशन करो, किसकी कितनी, जैसे होता है ना लैंड रिकॉर्ड्स को हम लोग अब डिजिटल कर रहे हैं। पहले क्या था कि बहुत सारे जो है उसमें पन्नों में पड़े हुए हैं जो कि मिल भी नहीं पाते हैं। ठीक। अब यहाँ पे तो कोई ये वाली चीज़ जो है, ये यूपीएससी इसी टाइप की चीज़ें ढूंढता है, और भी आयोग ढूंढ सकते हैं इसको। यूनिफाइड फार्मर सर्विस प्लेटफॉर्म, यूनिफाइड फार्मर सर्विस प्लेटफॉर्म इम्पॉर्टेंट है बहुत। ये एक तरीके का जो है कॉम्बिनेशन है किसका, को इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे अब फार्मर से रिलेटेड क्या है कि उसको लोन लेने जाना है तो बैंक में भी जाएगा। ठीक। फसल बीमा कराना है उसको तो कोई अपना जो है वो एग्रीकल्चर ऑफिस भी जाएगा। तो ऐसे को इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे फार्मर्स को जाना पड़ता है, जिससे फार्मर्स का इंटरेक्शन होता है वहाँ, वो उसका कॉम्बिनेशन और करेंगे हम किसके साथ, डेटा के साथ में, एप्लीकेशन टूल्स के साथ में, ताकि इन सबके बीच में इंटरऑपरेटिबिलिटी हो सके। मतलब आपस में एक दो सभी लोग काम कर रहे हैं आसानी से, और जो भी सार्वजनिक और प्राइवेट आईटी सिस्टम है सब लोग आपस में आराम से काम कर सकें एग्रीकल्चर इकोसिस्टम पे हर पूरे देश में। ठीक। ये मेन चीज़ है क्या, यूनिफाइड किसान सर्विस प्लेटफॉर्म। समझ में आ रहा ना। किसान को दी जाने वाली सारी सर्विसेज को आपस में जोड़ दो, चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो, सिंपल साफ सीधी बात है ये, ऑनलाइन के जरिए, ताकि आसानी से उसको फ़ायदा पहुंच सके। आपकी जो सेंट्रल एजेंसी है की तरह काम करेगा ये इन द एग्री इकोसिस्टम। जैसे कि यूपीआई जो है ई पेमेंट में करता है आजकल, आप लोग वो क्यूआर कोड और यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हो ना, वैसे ही ये रजिस्ट्रेशन जो है पंजीकरण करता है सर्विस प्रोवाइडर, पब्लिक हो चाहे प्राइवेट दोनों का ही, और जो है इन्फोर्स करता है रूल्स वैलिडेशन ये सारी सर्विस डिलीवरी के लिए, कि भैया फार्मर्स को आप सर्विस दे रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है, उससे आधार लेना है कि नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें। और एक तरीके का जितने भी रिपोजिटरी, मतलब कि एक गठरी तरीके से बनता है, जितने भी जो है एप्लीकेशन स्टैंडर्ड्स एपीआई और इन सब का यूज़ करते हो। ये आपका जो है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से, एप्लीकेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कंप्यूटर के लैंग्वेज में समझो तो सॉफ्टवेयर है ये। ठीक। अब देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो जीएस पेपर 3 से। यहाँ पे क्या है कि 17 जो मेजर ओटीटी प्लेयर्स हैं अडॉप्ट कर रहे हैं सेल्फ रेगुलेटरी टूल किट। अब इसको दो संदर्भ बता के बिल्कुल आसान भाषा में इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि हुआ क्या है। जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, समझिए, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारत में किसके कितने के पास मोबाइल, रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में, शहरी और ग्रामीण एरियाज़ में कितना किसके पास पहुंचा, ये भी यही संस्था जो है ये डेटा निकालती है। इसने भी क्या कहा है कि 17 प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स, डिज्नी, हॉटस्टार, अमेजोन प्राइम, इन सब ने टूल किट, ठीक, अपना ली, जिससे वो सेल्फ रेगुलेशन कोड करना चाहते हैं। ठीक। सेल्फ रेगुलेशन मतलब खुद पर नियंत्रण करना चाहते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल दबा के जो है गंदगी परोसी जा रही है आपके जो है ओटीटी और वेब सीरीज़ के नाम पर। कुछ भी नीचता उसमें दिखाने लगते हैं तुरंत, और आप अपने किसी के साथ, मतलब ना बड़ों के साथ ना छोटों के साथ देख ही नहीं सकते। मतलब ज़्यादातर ये जो वेब सीरीज़ और ये सब आती हैं, ज़्यादातर लोग ईयरफोन लगा के और रात के अंधेरे में चुपचाप देखते हैं, और इसमें पूरी बदतमीजी चलती है, चाहे वो दृश्य बदतमीजी वाले हों या फिर उसमें गालियाँ हों। ठीक। तो इस इन सबको देखते हुए, और व्यूवर्स भैया जो देखता है इंसान, अब ये लोग कहते हैं कि भैया हम तो सोसाइटी को दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सोसाइटी में अभी भी शर्म लिहाज है। ये लोग क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को बदतमीज बना रहे हैं। तो इन सबको देखा, और भारत सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया कि भैया जैसे टीवी में हम लोग तो यार कुछ कर लेते हैं, इन लोग के ऊपर कुछ रेगुलेशन हो जाता है टीवी वी में, लेकिन ओटीटी के ऊपर नहीं हो पा रहा। ओटीटी क्या करता है कि डेटा का यूज़ करते हुए, मोबाइल डेटा का यूज़ करते हुए, इस पर डायरेक्टली जो है वेब सीरीज़ वो स्ट्रीम हो जाती है। तो अभी इस पर जो है इतना बढ़िया से रेगुलेशन नहीं है, गवर्नमेंट का लॉ से समझा जाए। और साथ ही साथ ये देखा गया है कि भैया इनको खुद भी, क्योंकि इनको मॉनिटरिंग करना इतना आसान नहीं है। डेली जो है करीबन जो है 17 ये है, तो इस पर डेली कोई ना कोई नया जो है आता रहता है इस तरह की चीज़। हालांकि सब ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी लोग ऐसा कर रहे हैं जो ये सारी चीज़ें हैं अश्लीलता परोसते हैं। तो इनसे कहा गया कि भैया आप लोग सेल्फ रेगुलेशन करो। ठीक है ना। ये उसी तरीके से है, इंटरलिंकिंग करते हैं। जैसे मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बदतमीजी करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ये सेल्फ रेगुलेशन पे जाता है कि हम न्यायिक सक्रियता नहीं करेंगे, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं करेंगे खुद से ही। जैसे आप हो, आप भी मतलब अगर खुद पे कंट्रोल कर लो कि भैया हमें अपना जो है
कुछ भी मतलब वैसा नहीं करना है, वो अपना सही शालीनता से रहना है। तो वो सबसे अच्छा है ना कि आपको कोई डराए धमकाए कि लॉ है, पेनलाइज हो जाओगे, तब आपको जो है कराया जाए कोई काम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्वायत्तता से जो काम हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है, मोरल। ठीक, तो ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स है, कोई जरूरी नहीं इनको देखना। इसके बाद इनका यही है कि बढ़िया किसी तरीके का इस तरीके की चीज़ें नहीं करेंगे, खुद पे नियंत्रण करेंगे। और ये जो है, ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री जो है इसको देख रहा है और प्रोहिबिट कर रहा है, मतलब इनके देख रहे में ये सारी चीज़ें इनको बताया जा रहा है, सेल्फ रेगुलेशन करेंगे। ठीक, सेल्फ रेगुलेशन के बारे में समझ लो यहाँ पे ये है कि ये इनका उद्देश्य ये है कि आपका जो भी स्ट्रीमिंग हो रहा है कंटेंट, वो आपका ये आप उसको बता दो या तो कि भैया ये कितने वर्ष के लोगों को आपको देखना है। ठीक, और ये कंटेंट डिस्क्रिप्टर कि भैया इसमें कुछ बदतमीजी या अश्लीलता या ऐसा इस तरीके का आ सकता है, अडल्ट कंटेंट। ठीक, तो उसको ज़रा व्यूवर्स डिस्क्रिप्शन इस जो है बोलते हैं ना इस तरीके से, मतलब कि उदाहरण के तौर पर परिपक्वता रेटिंग और यानी मैच्योरनेस और सामग्री विवरण निर्दिष्ट करना इत्यादि, ये सारी बात है। और इसमें देखिए यही है कि IAMAI का जो है 2 टियर कंप्लेंट सिस्टम भी जो है किया गया था। ठीक, उसने जो है मतलब पहले जब इन लोगों ने किया था सेल्फ रेगुलेशन पहले पिछले साल, तब उसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया था, मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया था। मिनिस्ट्री कौन सी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने, जिस जॉब कोड और मतलब रिजेक्ट करके उन्होंने कहा मिनिस्ट्री ने IAMAI को कि भैया तुम 2 टियर कंप्लेंट मैकेनिज्म बनाओ। ठीक, वैसे ही जैसे कि इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग हो जाए, कोई भी आके यहाँ शिकायत दर्ज करा सके, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा है ना कि जो लोग देख रहे हैं उन्होंने देख के बोल दिया। राधा दिन दिस की यहाँ भैया कमेटी बैठाया जाए, फिर उनको देखा जाए, फिर वो कहें हाँ इसमें बदतमीजी है या जो भी है, या उस कमेटी के लोगों को पैसा खिला दिया जाए तो हटा लिया जाए, चलता रहे सब, ये होता है सारी चीज़ें। तो ये वाली बात है। और ये मॉनिटर कौन करेगा, जो 2 टियर कंप्लेंट सिस्टम है, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल। यहाँ पे देखिए जो ये 2 टियर कंप्लेंट काउंसिल के लिए बताया गया है, मैकेनिज्म बनाने के लिए कहा गया है, इसमें वैसा ही इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन किया जाए जैसे कि जनरल एंटरटेनमेंट चैनल होते हैं हमारे जो टीवी पे आते हैं, उसको जिस तरीके से मॉनिटर करता है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, उसी तरीके से हो सके, ये वाली बात है। ठीक, 2 टियर कंप्लेंट सिस्टम मतलब ए के पास आप गए, ये 2 टियर है, ए के पास गए और बी के पास गए, तो पहले ये जाएगा देखेगा अच्छा कंप्लेंट ऐसा तो नहीं उलझुलूल है, तो फिर हटा देगा, और अगर ठीक है तो फिर बी के पास जाएगा, फिर इसको वो चेक करेगा, ये वाली बात है। OTT क्या होता है, वही मीडिया और डेटा के थ्रू इंटरनेट के जरिए जो है आप वेब सीरीज ये सब देख पाते हो। और ये केबल ब्रॉडकास्ट टीवी और ये जितने भी एक्ट हैं बने हुए, इनको बाईपास कर देता है, ये वाली बात है। फिर इसके बाद ये जो है सिनोनिम है विद, द टर्म इज मोस्ट सिनोनिमस विद सब्सक्रिप्शन ओवर वॉइस ऑन डिमांड। सब्सक्रिप्शन बेस्ड वीडियो ऑन डिमांड है, मतलब जैसे होता है ना आपने सब्सक्रिप्शन लिया हॉटस्टार का और तुरंत कार्टून पिक्चर देख सके, ये वाली बात है। रीज़न फॉर पॉपुलैरिटी जो है वो इसलिए है कि भैया बहुत ही कम पैसे में मिल जाता है, जहाँ चाहो मिल जाता है, मोबाइल में देख सकते हो, ये वाली बात है चीज़ें। देखिए चीन का तियानवेन एक मिशन, ये मैंने पीछे भी कवर किया भी था, जब मार्स पे जो है आपका UAE का मिशन होप नाम से ऑर्बिट में पहुंच गया था, मार्स के ऑर्बिट पे। ठीक, यहाँ पे अब जो है आपका चाइना ने भी अपना, मैंने उस दिन बताया था कि चाइना का है क्या, तियानवेन एक मिशन, और USA का क्या है, परसीवरेंस। परसीवरेंस मतलब ये होता है चाहे कितनी भी कठिनाई हो आपको आगे बढ़ते रहना है, जैसे कि आपको UPSC के लिए करना है काम। ठीक, तो चाइना की स्पेस एजेंसी ने वीडियो फुटेज निकाला है 2 दिन बाद, जब उनका मार्स का प्रोब जो था वो वहाँ पे ऑर्बिट में आ चुका है। ठीक, एक दिन बाद पहुँचा है ये UAE के वाले से, ये बात समझ लेना। तो 6 इसको बोला जा रहा है, और रेड प्लैनेट पे पहुंच गया 10 फरवरी को ऑर्बिट में, और 9 को जो है वो पहुंच गया था होप, जो कि UAE वाला था। ठीक, अभी इसका जो है USA वाला पहुंचना बाकी है, और USA वाले में एक सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे ये प्लैनेट है तो इसका ये ऑर्बिट है। ठीक, इसमें सैटेलाइट जो है आपकी घूम रही है। ठीक, आपकी घूम रही, कभी यहाँ ऐसे ऐसे कर रही है, लेकिन जो USA वाला परसिवरेंस है उसमें रोवर भी है, मतलब वो लैंडिंग करेगा और मतलब रो वो करके वहाँ घूम घाम के सब कुछ भेजेगा, फोटो और ये सारी चीज़ें। ठीक, एनालिसिस भेजेगा आपका मटेरियल वटेरियल इन सब चीज़ों की। ठीक है, 6.5 महीने के बाद पहुँच गया है ये चाइना वाला, और चाइना जो है 6 कहा जा रहा है। ठीक है,
आफ्टर यूएसए, सोवियत यूनियन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इंडिया और यूएई के बाद। यूएई वाला 9 को पहुंच गया था, यूएसए वाला परसीवरेंस है, ठीक। और तियानवान क्या है, ये पहला मार्स प्रोब है इनका, चाइना का। चाइना से ही पहले हम पहुंच गए मार्स पे, ये काफ़ी जो है गौरव की बात है हमारे लिए। ये स्पेसक्राफ्ट जो है इसमें भी आपका जो है ऑर्बिटर है, लैंडर और रोवर भी है, समझना, ठीक। दो तीन चीज़ें होती है, एक जो जैसे ये हो गया, ये आपका ऑर्बिट, ये आपका ऑर्बिटर हो गया, समझ लो जो सेटेलाइट है मान लो, ठीक। यहाँ से एक ये भेजेंगे, ये यहाँ पे इसको लैंड कर जाएगा, ठीक, मशीन। और उसके बाद जो है यहाँ इसी से मशीन से निकलेगा रोवर, जो घूम घूम के सब कुछ वो करेगा काम। तो ये चाइना वाले में भी है, ठीक है। इसको वेंगचंग ने चालू स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था, 5 हैवी लिफ्ट लॉन्च हुए थे, और इसमें रोवर और लैंडर दोनों ही हैं, जो कि मई में चालू बनने थे। और चाइना जो है अब सेकंड नेशन बन जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स के बाद, जो कि रोवर की तरह काम करेगा, ठीक, समझ रहे हो। और पहले सोवियत यूनियन ने भी किया था, लैंडिंग कर ली थी, लेकिन वो सॉफ्ट टच डाउन, लेकिन वो 2 ही दिन के बाद ख़त्म हो गया, 2 मिनट के बाद जो है ख़त्म हो गया था, ठीक। और एम इस मिशन का यही है कि वहाँ से एविडेंस लाना कि पहले अभी कैसी लाइफ चल रही है, पहले कैसी लाइफ थी, और आपका सरफेस मैप, सॉइल का क्या कंपोजिशन है, ठीक है ना, क्या मृदा की क्या संरचना है, जल की उपलब्धता है या नहीं है, वितरण किस तरीके से हो रहा है, ऐसा है, उनका वातावरण कैसा है, ये सारी चीज़ें। अब जो हमारा अगला टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फरक्का बैराज में लॉक और हिल्सा। इसको बताने से पहले कंटेक्स्ट अच्छा, चलो पहले बताया तो यहाँ पे एक आ जा रहा है कि एक ओल्ड प्रोजेक्ट जो है, दैट एन ओल्ड प्रोजेक्ट टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ हिल्सा, जो कि एक मछली है अप स्ट्रीम, गंगा के अप स्ट्रीम में चलेगा, सब चीज़ें भी बताऊंगा, समझ लीजिए पहले। टू इट्स स्पॉनिंग ग्राउंड ऑफ योर मे कम टू फ्रूटेशन दिस ईयर। अब समझो इस यहाँ पे कह रहा क्या चाह रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट 2 मिनट में समझिए। देखिए, आपका गंगा रिवर जो है आके जब आपका वेस्ट बंगाल से होते हुए आपका जो है बांग्लादेश में घुस के, और पद्मा मेघना वो सब होके आपका जो है सुंदरबंस के जरिए कि मतलब वहाँ पे होते हुए जो है आपका बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ठीक। अब यहाँ पे इन्होंने एक फरक्का बैराज लगा रखा है। फरक्का बैराज की में क्या है कि वहाँ पे पानी को आप रोकते हो, और जब जितना चाहते हो उस हिसाब से रेगुलेट करते हो पानी को निकलने के लिए, समझना। अब एक हिल्सा एक आपकी मछली होती है, ये मछली जो है एनाड्रोमस होती है। एनाड्रोमस का क्या मतलब है ये समझते हैं। एनाड्रोमस का मतलब ये होता है कि वैसे तो ये जो है बे ऑफ बंगाल और ओशियन में अपना जो है घूमती रहेगी, अपना सब कुछ खाएगी पिएगी, वहाँ सब कुछ है। लेकिन जब भी इनको प्रजनन करना होता है तो क्या होता है कि ये जो रिवर्स हैं उनके जरिए अपना ब्रीडिंग ग्राउंड जो है इनके, ये वहाँ आके अंडे अंडे सब वहाँ देती हैं। स्पॉनिंग लिखा हुआ था ना, ये अंडे, ब्रीडिंग, प्रजनन, ये सब सारी चीज़ें वहाँ करेंगी। वैसे मस्त गगन मतलब मस्त जो है अपना घूमती रहेंगी ओशन ओशन में, लेकिन जो है ये रिवर के चैनल के जरिए ये जाएंगी। और मतलब देखा गया है कि आपका समझना, बे ऑफ बंगाल में रहने वाली जो ये नदियाँ हैं, ये जो मछलियाँ हैं, ये आपकी फरक्का, और ये पहले जो फरक्का बराज वाला नहीं था ये लॉक, तो ये आपका इलाहाबाद और आगरा तक जाती थी, समझ रहे हो कितनी, मतलब वहाँ तक जाके वो सब अपना ये स्पॉनिंग करती थी। लेकिन ये जब फरक्का बराज बन गया तो यहाँ लॉक लग गया, तो इनका जाना कम हो गया, तो इसकी वजह से हिल्सा की जो है आपकी जो है वो नंबर्स भी कम हो गए काफ़ी ज़्यादा। तो अब यहाँ पे ये जुगाड़ बनाया जा रहा है कि भैया एक इसमें ऐसा लॉक लगा दो जो कि जो है फिशेस को ये एंकरेज करे कि वो जाके अपना अंदर जाए, मतलब और ज़्यादा जाके अपना ब्रीडिंग वीडिंग कर सकें आसानी से। तो उसमें सिस्टम ये होता है इस लॉक में कि इतना पानी रखो कि वो लोग, उनको एंकरेजमेंट भी हो कि हाँ हम जा सकते हैं, इतना ज़्यादा पानी मत कर दो कि बह ही जाए, ये वाली चीज़ है। तो अब ये जब इसमें जो नया वो किया जा रहा है, तो आशाएं भी जगें कि हाँ हो सकता है, आशंका भी है कि हो सकता है ना भी हो पाए। तो ये सारा जो है इसमें कॉन्सेप्ट था गंगा रिवर और इन सब में, ठीक। ये वाला जो है प्रोजेक्ट 2019 में चालू हुआ था। इसमें फरक्का बराज में एक फिश पास बनाने की बात करी गई है, समझ में आ गया जो मैंने आपको बताया। नेविगेशन लॉक जो था रीडिज़ाइन किया जाएगा नेविगेशन लॉक को फरक्का बराज पे, ताकि वो लोग फिश जा सकें अपनी जो है स्पॉनिंग कर सकें। एनाड्रोमस फिश होती है, रेनी सीज़न में जाएंगी, वैसे तो ये ज़्यादातर ओशन में रहती है, रेनी सीज़न में जाके स्पॉन करती है।
जैसे कि आपका टूवर्ड मूव मतलब रिवर्स रिवर्स के जरिए जो है अंदर जाके देती है अंडे अंडे, ये वाली चीज़ है। ठीक। बांग्लादेश, बे बंगाल, अच्छा इसका झुंड के झुंड जो होते हैं ये पूरे सब अप स्ट्रीम चलते हैं। अब देखो नदी अगर इधर बह रही है तो इसके अगर आप अगेंस्ट में आप मछली अगर तैरने की कोशिश कर रही है तो उसको बोलेंगे अप स्ट्रीम। अगर उसके बहाव के साथ में तैर रही है तो उसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। ठीक, समझ में आ गई बात। ये वाला क्वेश्चन भी सी साइड में आता है, बताइए अप स्ट्रीम जा रहा है डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो बताइए B+R के जो होता है ना, तो वो भी कर लेता। और ये हिल्सा देखा गया गोदावरी में भी पाई गई है, कावेरी रिवर में भी पाई गई है। तो कभी पूछ ले वहाँ पे क्वेश्चन, तो आप लोग ये मत समझना कि खाली गंगा और वो उधर ही वाली में होती है ये। गोदावरी और कावेरी जो है तमिलनाडु वडू में जो दिखती है वहाँ पे भी होती है। ठीक। फिश का मूवमेंट बिगड़ गया था, वही सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं जब ये 1975 में चालू हुआ है। फिश पास क्या होता है, एक तरीके का लैडर है, स्टेयर्स है ऐसे करके। ठीक, ताकि धीरे धीरे ये आए फिर यहाँ पे आए फिर ये ऐसे आए फिर ऐसे जाए। सीधे ऐसे जाने में दिक्कत है ना, इसलिए। और मतलब वो जा भी सके और सारी चीज़ें इसमें बताई गई ना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं होना चाहिए कि वो लोग घबरा के ऊपर जाए ना। ठीक। तो इसके बाद हमारा आज का जो है फेवरेट पोर्शन, हमेशा का हर दिन का फेवरेट पोर्शन जो होता है कॉमन का ISPCS, क्या जो है उस पर पोर्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या सीखते हैं कि भैया आखिरी में जब एग्ज़ाम देना ही है तो वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कैसे लगाएं, क्या रखें, अपने दिमाग को कैसे शांत करें वाली चीज़ है। देखिए यार भारतीय ये क्वेश्चन रिवीजन वाला है, मुझे पक्का भरोसा कि आप लोग उसको अच्छे से मार्क कर लोगे। सही आंसर राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक। जो इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट जो सत्य हैं वाले देखने हैं। ठीक, तो हर स्टेटमेंट के आगे आपको क्या करना चाहिए, जैसे आपने पढ़ा राष्ट्रीय महिला दिवस देश में महिलाओं की शक्ति और परिवर्तन और प्रगति के बारे में उनके महत्वपूर्ण योगदानों को उल्लेखित करता है। ठीक है। तो अब ये सही लग रहा है कि गलत लग रहा है, आप वैसे मार्क करिए इसे। हर साल 10 फरवरी को नेशनल वीमेंस डे बनाया जाता है इंडिया में। सही लग रहा है कि गलत लग रहा है, ये तो अभी तो पढ़ाया था यार थोड़े दिन पहले। और यह दिन इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है कि यहाँ ये जो है इंदिरा गांधी जी का बर्थडे होता है। तो ये देखो अब आप लोग ये समझ में आ गया हो कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है। मैंने आपको बताया था सरोजिनी नायडू जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी। पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रेसिडेंट बनने वाली महिला कौन थी, एनी बेसेंट। लेकिन पहली इंडियन महिला अगर देखा जाए तो कौन थी, सरोजिनी नायडू। अच्छा सेकंड कौन थी, आप लोग को ये कमेंट करके बताना है। और सरोजिनी नायडू जो थी पहली गवर्नर भी भारत में रही हैं। तो इनके लिए जो है 13 फरवरी को जो है इसको किया जाता है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट सिर्फ सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, उसमें 10 फरवरी लिखा हुआ था। सरोजिनी नायडू का जी का बर्थडे जो है होता है 13 फरवरी को। हैदराबाद में जन्मी थी और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं। और समझ लो ये इंपॉर्टेंट है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं, कोकिला के रूप में जाना जाता है। भारत की पहली वीमेन गवर्नर थी इंडिया में, पहली भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी INC की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और उन्होंने 1955 कानपुर में सेशन में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है SERB व्यूमन एक्सीलेंस अवार्ड। SERB क्या है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। इससे रिलेटेड अवार्ड को दिया गया, उससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट जो निम्नलिखित दिए गए हैं वो कथन सही है गलत है, ये आप लोग को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो ये पहला कह रहा है कि ये वन टाइम अवार्ड है जो कि प्रेजेंट किया जाता है SERB टू वीमेन साइंटिस्ट को दिया जाता है 2013 से उनके टू, ताकि उनका जो भी अनुसंधान चल रहा है उसमें जो है मदद हो सके। और अनुसंधान किस एरियाज में, जो कि साइंस इंजीनियरिंग के फ्रंटियर एरियाज में हो रहे हैं। फ्रंटियर एरिया समझ रहे हो कि मतलब जैसे कि ये साइंस, जैसे भारत देश का फ्रंटियर क्या बोला जाता था, अफगानिस्तान एरिया। तो जो अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी चल रही है उसका जो फ्रंटियर एरिया है, मतलब जो बॉर्डर एरिया जहाँ से हम और आगे जाके एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उन एरियाज में अगर जो महिला हमारी वैज्ञानिक हैं जो रिसर्च कर रही हैं उसको मदद करने के लिए जो है ये वाला अवार्ड दिया जा रहा है इसमें। ठीक, अच्छा पूरे बता दूंगा तो फिर आप लोग आंसर ही जान जाओगे। द अवार्ड जो है प्रोवाइड करता है 15 लाख रुपए 3 साल के लिए। ठीक, ताकि वो अपनी अनुसंधान और रिसर्च कर सके। ये किस ओकेजन पर दिया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स साइंस में जो है उनसे रिलेटेड दिया जाता है। ये मैंने आपको भी पीछे कराया था। और ये 4 वीमेन जो हैं, यंग वीमेन जो फेलो थी नेशनल साइंस एकेडमीज को, उनको दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सारे स्टेटमेंट सही हैं। जो 4 औरतें कौन थी आपकी, महिला वैज्ञानिक शोभना कपूर, अंतरा बनर्जी, सोनू गांधी और रितु गुप्ता।
ठीक, तो इसी तरीके से आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक तो करना बनता ही बनता है, प्लीज़ करिए लाइक, और यही मोटिवेशन हमारे लिए। और अगर आप लोग हमसे साथ पर्सनली पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, कंप्लीट पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप में जिसमें पर्सनल गाइडेंस मिल सके, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 8564880530, 9696066089 पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से फिर आप लोग से फिर से कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।